ठीक है, तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस डन हो गया। अब मान लीजिए हमसे एलएफटी एब्नॉर्मलिटी पे सवाल आता है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस पे। तो देखो साहब, दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे फीचर दे सकते हैं पेशेंट में, तो इसमें भी सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। बट हाँ, इसमें एक चीज अलग है, वो है एल्ब्यूमिन की मात्रा इसमें कम हो जाएगी। किसमें, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में। बस अभी इतना ही याद रख लो कि हाँ, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ऑटो इम्यून, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, इधर पियान का, इधर पैथोलॉजी में आपको याद रखना है फ्लोरिड डक्ट लीजन, इसका फोटो याद रखना है, ये इंट्राहिपेटिक प्रॉब्लम है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, ओनियन स्किन फिब्रोसिस, इसका इमेज देख लेना गूगल पे। और इंट्राहिपेटिक एंड एक्स्ट्राहिपेटिक, ये दोनों की समस्या है। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज याद रख लेते हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में यही याद कर लेते हैं। इसका अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपसे एग्जामिनर ने पूछा तो आपको कुछ नहीं करना है, एमआरसीपी। एमआरसीपी मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। एमआरसीपी एमआरआई का ही फेज होता है, फोटो खींच के देखते हैं, एक फोटो देख लेना, इसमें आपको बीडेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी फाइंडिंग होती है बीडेड अपीयरेंस। फोटो दे देगा एग्जामिनर, सीधा फोटो बना के देगा और पूछेगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो आपको याद रखना है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में आप बीडेड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बरगद का पेड़ कैसा होता है वैसा आपको देखने को मिलेगा। उसमें एमआरसीपी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है, इतना याद रखना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ओनियन स्किन फिब्रोसिस नहीं बोलना, ये दो बात नहीं बोलना। ओनियन स्किन फिब्रोसिस का एक तो इमेज गलती से भी गलती नहीं करना। इंट्राहेपेटिक ड्रग, एक्स्ट्राहेपेटिक ड्रग दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये बात मत भूलना, इसमें क्वेश्चन आता है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में इंट्राहेपेटिक ड्रग की इन्वॉल्वमेंट है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में दोनों डक्ट की इन्वॉल्वमेंट है, इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसमें और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या इसका, तो एमआरसीपी है। ठीक है, ट्रीटमेंट वाले पार्ट से पहले हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स, ज्यादा नहीं, थोड़े से। देखो क्लिनिकल फीचर्स का क्या कहानी, क्लिनिकल फीचर्स में देखो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे फीचर आने, तो दोनों में, मैं तो कह रहा हूं दोनों में क्या कॉमन है क्या अनकॉमन है, दोनों में प्रोराइटिस हो रहा है। ठीक है, दोनों में प्रोराइटिस हो रहा है, प्रोराइटिस खुजली हो रही दोनों में। ठीक है, क्यों होती है प्रोराइटिस, क्योंकि क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट होता है वो स्किन में अक्यूमुलेट होने लगता है, बाइल सॉल्ट अक्यूमुलेट होता है स्किन में, उसके कारण इंसान में प्रोराइटिस होने लगता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, अब हम अगर इसमें और कुछ डिफरेंस पे आते हैं, तो मैं इसमें ये कहूंगा कि जो फटीग होता है, फटीग मोस्ट कॉमन है। अगर आपसे सवाल आता है ना कि सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के पेशेंट में क्या आएगा, तो फटीग आएगा। सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए फटीग। ठीक है, प्रोराइटिस तो है ही, दोनों में प्रोराइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस में भी है और प्राइमरी बिलियरी में है, पर इसका मोस्ट कॉमन अगर कुछ है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस का, तो उसका आंसर आपका आना चाहिए फटीग। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना है ना। जॉन्डिस तो मिल ही सकता है दोनों केसेस में, इसमें ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दोनों केसेस में मिल सकता है, क्योंकि बाइल डक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो दोनों में सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ था, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स तो दोनों में ही आ सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं। ठीक है, दोनों में ही स्टीट्यूरिया होता है, दोनों में स्टीट्यूरिया होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन की कमी हो जाती है, फैट सोल्यूबल विटामिन। अच्छा, सवाल आता है एग्जाम में, ऑल आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, ऑल आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, तो आपको क्या याद रखना है, फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए याद रख लो, ये फैट सोल्यूबल होता है, विटामिन डी याद रख लो, फैट सोल्यूबल होता है, ई याद रख लो और के याद रख लो। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट याद रखना। और बहुत बार इन पेशेंट्स में दोनों साइड पे, दोनों में बोन पेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। अगर एग्जामिनर ने क्लिनिकल क्वेश्चन दिया तो सब कहानी दे देगा, एक पेशेंट आया उसको प्रोराइटिस भी हो रहा है, उसको बोन में पेन हो रहा है ना। तो अब अपन समझ रहे इसमें बोन पेन तो दोनों में मिल रहा है, प्राइमरी बिलियरी में भी मिल रहा है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, हो सकता है विटामिन डी की दिक्कत हो, फैट सोल्यूबल विटामिन की दिक्कत है, विटामिन डी की दिक्कत हो रही हो तो हड्डियां दर्द कर रही हो, तो ये दोनों चीजें तो कॉमन है। तो क्लिनिकल फीचर के बेस पे आंसर को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, तभी एग्जामिनर या तो आपको दे देगा एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी देगा, तो आप आंसर लगा देना प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, या आपको पी आनका के बारे में दे दिया तो आपको आंसर प्राइमरी स्क्लेरोसिस लगाना है। अगर उसने फ्लोरिड डक्ट लीजन दे दिया आपको एग्जाम में, फोटो दे दिया, ज्यादा चांस है आजकल जो ट्रेंड है फोटो का, फोटो देगा,
ऐसा करके होता है फ्लोरिड डक्ट लीजन करके, ठीक है। और या तो ओनियन स्किन फिब्रोसिस दे देगा, उसकी फोटो देगा, ठीक है। तो अपने को प्राइमरी स्क्लेरोसिस लगाना है अगर ओनियन स्किन आएगा, अगर फ्लोरिड डक्ट है तो अपने को ये लगाना है। ये वाला पार्ट अपना क्लियर हो गया, एलएफटी वाला पार्ट क्लियर है, क्लिनिकल फीचर्स लगभग क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमारा क्या पार्ट बचता है? अब हमारा पार्ट लास्ट है ट्रीटमेंट का पार्ट। देखो ट्रीटमेंट में ज्यादा कुछ दवाइयां हैं नहीं, सिंपल दवाइयां हैं। अगर आप प्रोराइटिस के बारे में मुझसे पूछोगे कि आप प्रोराइटिस के लिए क्या करोगे, तो हम प्रोराइटिस के लिए क्यों ना एक दवाई दे दें, उस दवाई का नाम है कोलेस्ट्रामीन, ठीक है। तो हम सिम्टोमेटिक, जनरली हम क्या करते हैं पेशेंट में इनमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी सिम्टम है उसका इलाज कर दो, ठीक है। तो हम कोलेस्ट्रामीन दे सकते हैं, एक दवाई होती है कोलेस्टायरामीन करके, हम ये दवाई दे सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। और अच्छी दवाई अगर आप बात करो यूडीसीए दे सकते हो, यूरो डिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, यूडीसीए दे सकते हो। ये दो दवाई दे दो। अगर फ्यूचर में पेशेंट में सिरोसिस डेवलप हो गया तो कुछ नहीं है साहब, सिरोसिस है तो फिर तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही इलाज है ना। तो जब तक चल रहा है, जब तक आप सिम्टम मैनेज कर दो, कोलेस्ट्रामीन के द्वारा कर सकते हो, यूडीसीए के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। यूडीसीए क्या करता है, तो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज जो है ना, यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड नाम की जो दवाई है, ये प्रोग्रेशन को कम करता है, किसमें? प्राइमरी बिलियरी में। स्क्लेरोसिस में इतना अच्छा इसका उपयोग नहीं दिया है यूडीसीए का, पर जो ज्यादा अच्छा इसका इंपॉर्टेंट रोल है यूडीसीए का, तो वो इसमें है तुम्हारे प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। और सिरोसिस है तो ऑर्थोटॉपिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन तो करना ही है पेशेंट में, ठीक है। हम पेशेंट में एंटी हिस्टामिन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें क्या हुआ देखिए, एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हैं पेशेंट में ना, प्रोराइटिस वाला केस है तो हम पेशेंट में एंटी हिस्टामिन दे देंगे, ठीक है। और हम कोलेस्ट्रामिन भी दे सकते हैं पेशेंट में, और हम यूडीसीए भी दे सकते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस का हो गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए प्रोराइटिस हुआ तो हमने एंटीहिस्टामिन दे दिया है ना, हमने इनके मतलब इसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हमने कोलेस्ट्रामिन दे सकते हैं, यूडीसीए हमने दिया पेशेंट में। अब मान लीजिए अगर उसने फार्मा पूछी, अगर उसने हमसे फार्मा पूछी तो अब हम क्या जवाब देंगे? फार्मा पूछी तो फार्मा अगर उसने हमसे पूछी तो हमें, अगर मान लीजिए उसने पूछा कि कोलेस्टायरामीन जो दवाई है कोलेस्ट्रामीन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है साहब, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कोलेस्ट्रामीन का, ठीक है। तो किसी को पता हो तो कमेंट में करना, और नहीं पता हो तो आप पढ़ लेना। क्या होता है जनरली, कोलेस्ट्रामीन नाम की जब दवाई हम देते हैं तो ये एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाती है इंटेस्टाइन में। क्या बनाती है? एक ऐसा इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाती है इंटेस्टाइन में कि जो बाइल सॉल्ट को, है ना, जो बाइल सॉल्ट है उसको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने को में कम कर देती है। मतलब इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाती है जो बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता फ्रॉम इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट कम हो जाएगा, तो जो बाइल सॉल्ट अक्यूमुलेट हो रहा था स्किन में और जो इचिंग वगैरह कर रहा था, वो वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेस्ट्रामीन, तो क्या लगाना है? इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑन द इंटेस्टाइन, जो क्या करता है? डिक्रीज करता है किसका? बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से, याद रखना है। अब हम हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूडीसीए बहुत देते हैं, यूरो डिऑक्सीकोलिक एसिड दे देते हैं। लीवर वाला पेशेंट है, दिखता है जॉन्डिस वॉन्डिस हो रहा है, चलो यूडीसीए 300 mg दे दो, ऐसे करके हम दवाई दे देते हैं। पर बहुत को तो यही नहीं पता कि यूडीसीए क्या है ना। यूडीसीए क्या है जनरली, ये हमको पता होना चाहिए। यूडीसीए का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट हमें कुछ पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इतना याद रख लो, फिजियोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिजियोलॉजी में, कि यूडीसीए क्या होता है, तो कुछ नहीं होता साहब, सेकेंडरी बिलियरी एसिड, सॉरी सेकेंडरी बाइल एसिड है। क्या है? सेकेंडरी बाइल एसिड है, जो कि कॉन्जुगेट हो रखा है टोरिन के साथ, जो कि कॉन्जुगेट हो रखा है टोरिन के साथ, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये यूडीसीए क्या है, तो ये कुछ नहीं है, सेकेंडरी बाइल एसिड है, ठीक है, जो कॉन्जुगेट हो रखा है टोरिन के साथ। अब सवाल आता है, चलो ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी बाइल एसिड का क्या खेल है? प्राइमरी बाइल एसिड का क्या खेल है? कुछ नहीं है, सिंपल है। प्राइमरी बाइल एसिड जो होते हैं वो लीवर उनको सिंथेसाइज करता है, सबको पता है, ठीक है। और स्टोर होते हैं, वो कहां पे स्टोर होते हैं? तो स्टोर आपको याद रखना है, स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है, स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर, है ना। अब
जब ये स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में तो हमारे पास, हमको पता है ना, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट नाम की चीज़ है, बाइल डक्ट इंटेस्टाइन में पहुंचाती है। तो जब ये गॉल ब्लैडर से प्राइमरी बाइल एसिड जो होते हैं, जब ये इंटेस्टाइन में आते हैं, ये बात याद रखना, जब कहाँ आते हैं, ये इंटेस्टाइन में जब आते हैं, तो जब ये इंटेस्टाइन में आते हैं तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में कोलोन में बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इस प्राइमरी बाइल एसिड को मेटाबोलाइज कर देते हैं, और मेटाबोलाइज करके वो क्या बना देता है, सेकेंडरी बाइल एसिड बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। फिर हमसे कोई पूछे कि मेन क्या काम है प्राइमरी बाइल एसिड सेकेंडरी बाइल एसिड का, तो एक और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन तैयार। प्राइमरी बाइल एसिड एंड सेकेंडरी बाइल एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फैट में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या क्लियर हो गया, यूडीसीए क्या है, सेकेंडरी बाइल एसिड है, कॉन्जुगेट विद टॉरिन। प्राइमरी बाइल एसिड क्या है, कहाँ पे बनता है, लीवर बनाता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। प्राइमरी बाइल एसिड किस में है, इंटेस्टाइन में आया, वहां पे कोलोन है, बैक्टीरिया है, मेटाबोलाइज करके क्या बनाया, सेकेंडरी बाइल एसिड बनाया। ठीक है, सेकेंडरी बाइल एसिड कौन सा, यूडीसी है। ठीक है, अब सवाल आता है प्राइमरी बाइल एसिड सेकेंडरी बाइल एसिड का काम क्या, डाइजेशन ऑफ फैट। अब सवाल आता है कि यूडीसीए क्या काम करता है, कि क्या काम है, अपन जो इतना ध्यान दे रहे हैं यूडीसीए पे, तो यूडीसीए का बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए क्या करता है। इट हेल्प रेगुलेट कोलेस्टेरोल बाय रिड्यूसिंग द रेट एट विच द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यूडीसीए क्या करता है, सिंपल याद रख लो तुम, तो हेल्प करता है, रेगुलेट करता रहता है कोलेस्टेरोल को, हेल्प रेगुलेट द कोलेस्टेरोल। ठीक है, याद रख। तो क्या काम में आ रहा है, ये सबसे मेन क्या काम हो गया यूडीसीए का। यूडीसीए इज यूज टू ट्रीट, आप कह सकते हो यूडीसीए हम बहुत जगह इलाज में उपयोग कर रहे हैं, बीमारी को प्रिवेंट करने में यूज कर रहे हैं, लीवर या बाइल डक्ट की, है ना, तो ये यूडीसीए का रोल है। तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट, यूडीसीए का मेन काम है, इट प्रिवेंट द सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इट प्रिवेंट द सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्टेरोल। तो ये कोलेस्टेरोल को एक तरीके से कम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम एक बीमारी है, जैसे मान लीजिए कोलियोलिथियासिस है। ठीक है, कोलियोलिथियासिस है, लिथियासिस है, कोलियोलिथियासिस। तो ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल का जो सेचुरेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का सेचुरेशन जो होता है बाइल का, उसको कम करता है। ठीक है, डिक्रीज द रिड्यूस, मतलब रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल के सेचुरेशन को ऑफ बाइल को, लीड टू ग्रेजुअल डिसॉल्व ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच गोलेस्ट्रॉन। तो कोलेस्ट्रॉल रिच गोलेस्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो इसका मेन काम यही है यूडीसीए का, ये रेगुलेट करता है कोलेस्टेरोल को, इट प्रिवेंट द सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो उसकी मदद से इस चीज में फायदा हो जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा यूडीसीए एक बियॉन्ड टॉपिक गए, बट ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो, एटलीस्ट कोलेस्ट्राइमिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो, कि वो कुछ नहीं करता है, इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो क्या करता है, बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है इंटेस्टाइन से। यूडीसीए का काम भी हमको लगभग क्लियर है। यूडीसीए एक सेकेंडरी बाइल एसिड है जो कॉन्जुगेट हो रखा है टोरिन से। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा कुछ बता नहीं है जो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस या प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में क्वेश्चन गलत होने का चांस हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट याद रखने का है। और अगर हमसे कोई प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस का ट्रीटमेंट पूछेगा तो उसमें सिंपल सा फंडा है कि अगर प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस हो तो आप कह सकते हो कि आप एंडोस्कोपिक डायलेशन कर दो। एक ट्रीटमेंट होता है पार्ट एंडोस्कोपिक डायलेशन पर। ठीक है, और अगर सिरोसिस हो गया है तो फिर तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, बिडेड अपीयरेंस के बारे में पता है, स्ट्रिक्चर्स हमें पता है, तो वो सब किस में फाइंडिंग है, हमारे प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस एंड प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस के बारे में। ठीक है, तो अगर इतना भी पता है तो बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन गलत होगा इन दोनों टॉपिक पे। ठीक है, तो ये जो सारा इंपॉर्टेंट था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।